हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स करने जा रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें हम कवरिंग करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि हमारी क्लास 11th के बोर्ड के एग्जाम के इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस है, उसमें हम जो हमारे पार्ट्स है वो कवर करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी and theory of consumer behavior. So, without wasting any time, let's move ahead. In a very simple language and more understanding way, we are going to discuss it. Then, इकोनॉमी में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो है स्कार्सिटी। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी मीन्स कमी of resources, or we have limited resources plus unlimited wants plus alternative uses। गिने चुने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन गिने चुने रिसोर्सेज में उनके काफी सारे यूजेस हैं। एक जो हमारे पास स्टील है, उससे हमारी बकेट भी बन सकती है। देन उस स्टील से हमारी समथिंग एल्स कोई इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो हमें क्या बनाना क्या है, तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर हम एक में लगाएंगे, दूसरे में हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा दूसरे की प्रोडक्शन में। अगर हम पूरी की पूरी स्टील बकेट में लगा दें तो हम 100 प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अगर हम दोनों में लगाएं तो हमारे पास कुछ कम 100 नहीं प्रोड्यूस होगी, कुछ सम से 50 होगी, देन ये भी 50 होगी। तो ऐसे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हमें बकेट्स की ज्यादा जरूरत है तो हम इसमें लगा देंगे, देन ये छूट जाएगा हमारा। तो ऐसे हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस में, क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो मेन प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी इज स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। तो इसको ही डिफाइन किया गया है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी क्यों राइज होती हैं? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मींस चॉइस करनी है हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस में से, चॉइस करनी है हमें। देन नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जो हमारी है सेंट्रल प्रॉब्लम, बट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल गुड्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम। अगर हम ये चूज कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो ये व्हाट अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में हम इसे प्रोड्यूस करें। देन अगर हम ये चूज कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में चूज करें, व्हाट इज वुड बी द क्वांटिटी। अगर हम दोनों चूज कर रहे हैं तो इसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, इसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। दैट इज द मेन फर्स्ट इशू। देन नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। तो चूज कर ली हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है 50, एंड जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं वो हमें प्रोड्यूस करनी है 60। देन हम कैसा मेथड होना चाहिए हमारे पास, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। क्या हमें लेबर एम्प्लॉय करके उसको जॉब देकर ये प्रोड्यूस करना चाहिए गुड्स, और हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए, हमें मशीन से ये सभी गुड्स प्रोड्यूस करें। तो व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम। देन थर्ड प्रॉब्लम हमारी है जो, वो है दीज whom फॉर whom these goods are produced। किसके लिए प्रोड्यूस की जा रही है। प्रोड्यूस कर ली, चूज कर ली आपने गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, देन आपने लेबर लगाई है, तो किसके लिए बना रहे हैं, फॉर द रिच और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ये गुड्स, दैट इज अ मेथड। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की। फर्स्ट इज क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। थर्ड, कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसको। फोर्थ है किसके लिए, थर्ड है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो द एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल
गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसी को डिफाइन करते हुए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है PPF, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? पहले तो इसका नाम ही डिफाइन करता है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसका फ्रंटियर मींस उसकी लाइन है, प्रोडक्शन कितनी पॉसिबल है इकोनॉमी में। सपोज करें हमारे पास टू गुड्स हैं, Y एंड X गुड है, तो उसको हमारे पास 100 रिसोर्सेज हैं, अगर पूरे के पूरे 100 हम Y में लगा दें तो इसकी समथिंग इतनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस होगी। अगर हम पूरी की पूरी हम X में लगा दें तो इसकी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। अगर हम बांट कर लगाएं तो इसकी समथिंग इतनी, इसकी Y1 X1। देन अगर हम X की ज्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो हमें इस पर रिसोर्सेज भी ज्यादा लगाने होंगे, तो इसकी रिसोर्सेज Y2 एंड X2 ऐसे हम प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा होगा ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होता है जो हमारा पीपीसी का होगा। दिस इज कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम रिसोर्सेस को Y से X की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी लॉस होती जाती है। कुछ रिसोर्सेस बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं Y को ही, बट हम उसको मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द X, तो एफिशिएंसी लॉस होगी। इसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर आप Y प्रोड्यूस कर रहे हो तो X की जो क्वांटिटी आप लॉस कर रहे हो वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप X प्रोड्यूस कर रहे हो तो Y कितनी लॉस कर रहे हो, दैट इज लॉस अमाउंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो पीपीएफ हमारा क्या है? पीपीएफ में क्या है हमारे पास? पहले तो टू गुड्स है, गिवन रिसोर्सेस है, दैट इज द होल पीपीएफ कर्व। तो पीपीएफ कर्व क्या है? शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेस हमारे पास गिवन थे, टू गुड्स हैं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज शोन बाय द पीपीएफ कर्व। तो पीपीएफ कर्व हमारा क्या है? दैट इज इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट it is a curve showing combination of two goods, that is हमारे केस में X और Y, that can be produced with given resources हमारे पास given है and technology so that is the whole PPF curve। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, कॉर्न एंड कॉटन, अगर हम कॉर्न को इंक्रीज कर रहे हैं, मींस कॉर्न को हम इंक्रीज कर रहे हैं यहां से, तो हमें क्या होगा? कॉटन की क्वांटिटी कम करनी होगी बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। दिस इज हमारा क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इसको हम द कर्व gives the maximum amount of corn that can be produced in economy for any given amount of cotton and vice versa. This is called the production possibility frontier. Production possibility for frontier gives the combination of corn and cotton, means two goods के combination that can be produced when resources of economy are fully utilized. Okay, जो यहां पर हमारे पीपीएफ के ऊपर जो कर्व्स होंगी, हमारे जो पॉइंट्स हैं, दैट इज एफिशिएंट, जो हमारे पॉइंट्स हैं, और फुली यूटिलाइज हो रहे हैं हमारे रिसोर्सेज। यहां पर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। अगर हमारे पास यहां पॉइंट आ रहा है तो ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट है। ओके
देन पीपीएफ कर्व क्या है हमारी, दिस इज अ मेन, पहले हमें सेंटर प्रॉब्लम्स की हैं, देन पीपीएफ कर्व की। ओके, थस देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग लिटिल मोर ऑफ वन गुड। अगर हम इस गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसका हमें सेक्रीफाइस करना होगा, दैट सेक्रीफाइस और द फॉरगोन इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट। देन इकोनॉमी हमारी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे मैनेज की जाती हैं, थ्री टाइप्स हैं हमारे पास। पहले सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड में हमारा क्या है कि गवर्नमेंट के हैंड में सब कुछ होता है, गवर्नमेंट रन करती है हमारी इकोनॉमी को, जिसमें वेलफेयर एक मेन जो फैक्टर है वो प्ले करता है कि गवर्नमेंट कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमें पुअर्स के लिए चाहिए और जो इकोनॉमी को मच नीडेड है, दैट गुड्स आर प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट हमारे पास एक जो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए सिस्टम, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट वर्क करती है, मींस डिमांड एंड सप्लाई की जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो काम करती हैं। प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड किया जाता है किसको कितना मिलना चाहिए। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसे गुड्स मिल जाएंगी, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे गुड्स नहीं मिलेगी। दैट्स द होल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट पर ये वर्क करती है। देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड टाइप है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इन रियलिटी आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, जिसमें गवर्नमेंट प्लस मार्केट इकोनॉमी दोनों वर्क करती हैं साइमल्टेनियसली और गो बाय हैंड इन हैंड। कुछ सेक्टर्स हमारे मार्केट सेक्टर में आते हैं जो कि मार्केट के रूल्स के रिगार्डिंग चलते हैं, एंड जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कुछ मैनेज करना, मोनोपोली को कंट्रोल करना, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के रेगुलेशन में आते हैं। तो इन रियलिटी गवर्नमेंट प्लस जो मार्केट है दोनों वर्क करती हैं इकोनॉमी में। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया है, ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो गोइंग ऑन है इकोनॉमी, दैट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, that describes the economy, what is prevailing in the economy। इसको हम कह सकते हैं what is prevailing in the economy। it is descriptive in nature, तो ये डिस्क्राइब करती है, जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इज 6%, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो हमारा, दैट इज 4% और 3% है हमारा, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स के वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि व्हाट आउट टू बी, आउट टू बी क्या होना चाहिए कि जो हमारा 6% ग्रोथ रेट हो रहा है, इज इट डिजायरेबल, क्या ये डिजायरेबल है, ये क्या है गुड ग्रोथ रेट है। तो जो हम गुड और बैड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए में डिफाइन करते हैं, दैट इज हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्म्स पर, वैल्यूज पर जो डिपेंड करता है, दैट इज हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ओके, तो इस चैप्टर में हमने किया है, पहले किया है हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, जो कि जिनका मेन ओरिजिन है स्कार्सिटी प्लस अनलिमिटेड वांट्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देन नेक्स्ट है हमारा, हमने किया है जो कि पीपीएफ, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, कनकेव टू ओरिजिन होता है। अगर हमने एक गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, दूसरी को कम करना होगा, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। अगर हम दूसरी गुड का जो हम लीव कर रहे हैं अमाउंट, अमाउंट जो हम लीव करते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट हमने किया है 3 मार्केट सिस्टम्स, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी।
नेक्स्ट हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किया है। पॉजिटिव हमारा क्या है, व्हाट शुड बी, व्हाट इज। पॉजिटिव हमारा है व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव हमारा क्या है, क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट शुड बी। देन नेक्स्ट है हमारे पर माइक्रो एंड मैक्रो में क्या अंतर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इंडिविजुअल एंटिटी पर काम करती है, जो कि स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स है। अगर हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंटिटी को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज स्मॉल लेवल ऑफ स्टडी। माइक्रो मीन स्मॉल। एंड मैक्रो का क्या मतलब है, लार्ज लेवल ऑफ स्टडी, जिसमें हम पूरी होल एज अ इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं। होल द कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी कंसिडर किए जाते हैं, ऑल द फॉर्म्स इन द इकोनॉमी कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है हमारा, वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर हमारा क्या है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है। कंज्यूमर इज सिंगल कंज्यूमर। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। जो इसने पैसे लगाए हुए हैं उससे मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम यूटिलिटी रिसीव करना, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना इसका मेन मोटिव होता है, दैट इज कंज्यूमर्स मेन मोटिव। तो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज वांट satisfying power of a community, कि जो हमारी इच्छा को पूर्ति करती है, दैट इज यूटिलिटी। किसी एप्पल, आपको एप्पल बहुत पसंद है तो आपको उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है, किसी और को वो एप्पल नहीं पसंद है तो उसको कम यूटिलिटी मिलेगी। आपको बनाना से ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है, आपको ग्रेप्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है। तो आपको जिस चीज की डिजायर है उससे यूटिलिटी मिलती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, आपकी इच्छा को जो पूरी करती है, जो पावर है किसी आइटम की, उसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है हमारी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए टू स्कूल्स हैं, पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल स्कूल। कार्डिनल और ऑर्डिनल स्कूल में क्या अंतर है। कार्डिनल स्कूल कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, कि नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मींस आपने एक रोटी खाई तो उससे आपको 10 यूटिलिटी मिली। अगर आपने 5 रोटी खाई तो आपको 100 यूटिलिटी मिली। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, 40 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। नंबर्स में डिफाइन करते हैं जब आप उसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें क्या क्या मेजर्स आते हैं, इसमें हम टू थिंग्स कंसीडर करते हैं, पहले टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अगर आपने 5 रोटीज खाई तो उससे आपको 100 यूटिल्स मिले, तो आपकी ये टोटल यूटिलिटी आ गई। बट मार्जिनल यूटिलिटी की है कि आप अगर एक रोटी से दूसरी रोटी पर गए, पहली रोटी से आपको 5 यूटिल्स मिले, दूसरी से आपको 10 मिले, दोनों के टोटल 10 हो गए दो रोटी की। तो ये शिफ्ट किया तो ऐड कितने हुए, दैट इज 5। तो जो ऐड होता है एडिशनल यूनिट से, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, टोटल यूटिलिटी इज total satisfaction derived from consuming a given amount of some commodity। जितनी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। अगर आप एक ही रोटी खाते तो आपको 5 यूटिल्स मिल जाते, तो आपकी टोटल यूटिलिटी तब 5 थी, पर आपने एडिशनल रोटी खाई, 1+ की रोटी खाई आपने, तो आपकी टोटल यूटिलिटी होगी 10, बट एडिशन कितना हुआ, दैट इज 5। तो ये 5 क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ गुड,
अगर आपने 5 रोटीज खाई हैं, 3, 4, 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ गुड की क्या होगी? फिफ्थ गुड की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? मींस टोटल यूटिलिटी आपको फिफ्थ से कितनी मिली यहां पर, माइनस टोटल यूटिलिटी आपकी 4 की कितनी थी, तो इसके चेंज से आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट चाहिए तो आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट का करना होगा, तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट आएगी। ओके, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है? टोटल यूटिलिटी पहले हमारी क्या है? टोटल यूटिलिटी दैट इज ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग until the marginal utility is not negative. जब तक मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होगी तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी टोटल यूटिलिटी पहले ऐसे इंक्रीज करती है, दैट इज टी यू कर्व, एंड एम यू हमारी डिक्लाइन 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 होती रहती है। दिस इज द होल। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पर। जैसे जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पर। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 3 रिलेशन है। जब हमारी एम यू है जो पॉजिटिव है तो टी यू इंक्रीज करती है बट डिमिनिशिंग रेट पर और डिक्रीजिंग रेट पर। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टी यू कॉन्स्टेंट है। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टी यू डिक्लाइन कर रही है। दैट इज द होल रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है? लॉ स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। कि जैसे जैसे किसी गुड की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी सेटिस्फेक्शन करने की पावर है, वो डिक्रीज होती जाती है। दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी की वजह से हमें हमारी भूख खत्म हो जाती है। पहले एक रोटी खाई तो हमें बहुत यूटिलिटी मिलती है, देन सेकंड रोटी खाई तो हमें कम यूटिलिटी मिलेगी। अब हमारी भूख खत्म हो रही है तो उससे कम यूटिलिटी मिलेगी, एंड पर हमें 0 यूटिलिटी मिलती है। तो दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, देन डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। के डिमांड कर्व हमारी कैसे ड्राइव होती है इन द सिंगल कमोडिटी केस? किस पर डिपेंडेंट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक तरफ हमारे पास क्या है? डिमांड क्या है हमारी? डिमांड की डेफिनेशन क्या है? पहले तो आपके पास अफोर्डेबिलिटी मींस पैसे प्लस विलिंगनेस टू बाय होनी चाहिए, कि आपको वो चीज चाहिए प्लस उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं। दैट इज अ डिमांड। डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, पहले तो आप खरीदना चाहते हैं उसे, प्लस एबल टू अफोर्ड, आपके पास पैसे हैं, गिवन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो डिमांड हमारी क्या है? कि हमारे पास एक साइड प्राइस, दूसरी साइड क्वांटिटी ऑफ एक्स होगी। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होगा, लॉ हमारी डिमांड है वो नेगेटिव स्लोप होगी। क्यों नेगेटिव स्लोप होती है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिवेल करता है। पहली यूनिट हमें हायर सेटिस्फेक्शन देती है तो हम उसको हायर प्राइस पे करते हैं। सेकंड यूनिट से हमारी यूटिलिटी कम होने लगती है तो हमें कम प्राइस देना है।
तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट की हाई होती है तो हम हाई प्राइस देते हैं। अगर हमें सेकेंड यूनिट चाहिए तो हमारी एमयू कम होगी तो हम कम प्राइस देना चाहेंगे। थर्ड यूनिट हम खरीदना चाहते तो उससे एमयू कम होगी तो हम फिर कम प्राइस देना चाहेंगे। तो ऐसे हमारा प्रवेल करता है कि जैसे हमारी डिमांड कर्व क्यों नेगेटिव स्लोप होती है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रवेल करता है। क्यों प्रवेल करता है? क्योंकि एडिशनल यूनिट की जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है, इसकी वजह से हम प्राइस भी कम पे करना चाहते हैं। नेगेटिव स्लोप को क्या कहते हैं? कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी हैज नेगेटिव रिलेशन other things being constant, other things being constant, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स हमारे पास कौन सी हैं? आपकी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स का कांस्टेंट होना चाहिए, आपके टेस्ट ना चेंज हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट्स द अदर गुड्स। नेक्स्ट स्कूल है हमारे पास ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है? कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं? हम रैंक करते हैं। नंबर्स में मेजर नहीं करते, रैंक करते हैं। रैंक मीन्स के किसी कोई बंडल है हमारे पास जिसमें एक रोटी एक सब्जी है, एक रोटी और दो सब्जी हैं, तो ये हमें हायर यूटिलिटी दे रहा है। एक नेक्स्ट बंडल है हमारे पास जो कि हमें सेम प्राइस में आ रहा है, सेम इनकम में, उसमें 2 रोटीज बट 1 सब्जी है, तो ये हमें कम यूटिलिटी दे रहा है, तो इसको हम प्रेफर करेंगे, देन इसको रखेंगे। दीज आर द बंडल्स। ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारी? जैसे हमारा पीपीसी कर्व था, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो क्या था? प्रोडक्शन का फ्रंटियर था जिसमें 2 गुड्स थी जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते थे विद द गिवन रिसोर्स। आईसी कर्व क्या है हमारा? कंजम्पशन से रिलेटेड है। हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक्स एंड वाई। अब हमारे पास इनकम गिवन है, इनकम प्लस प्राइसेस कांस्टेंट हैं, तो अगर हमें एक्स की क्वांटिटी, अगर हमें वाई गुड पसंद है तो हम ज्यादा वाई खरीदेंगे, अगर किसी को एक्स पसंद है तो ये एक्स खरीदेगा। तो ऐसे हमारे पास बंडल्स बनेंगे। अगर आपको एक्स ज्यादा चाहिए तो आपको वाई कम खरीदनी होगी, अगर आपको वाई ज्यादा चाहिए तो आपको एक्स कम खरीदनी होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कहाँ लाए करते हैं? इस पॉइंट, इस कर्व पर, जिसको कहते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ये क्या करती है? सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे पास 2y 1x, नाउ 1y एंड 2x, ये किस पर लाई करेंगे? सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई करेंगे। दिस इज सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। इंडिफरेंस कर्व, such a curve joining all the points representing bundles among which consumer is indifferent, कि इनमें से कंज्यूमर कोई भी चूज कर सकता है बंडल, क्योंकि उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी। अगर किसी को बनाना ज्यादा पसंद है तो ये बंडल चूज करेगा, बट उसको 100 ही यूटिलिटी मिलेगी। अगर उसी इनकम में, 100 की इनकम में आपको 100 की यूटिलिटी मिलेगी। अगर किसी को मैंगोज ज्यादा पसंद है तो वो ए बंडल चूज करेगा, उसको 100 रुपीज में 100 ही यूटिलिटी मिलेगी।
अगर दोनों को कुछ मीडियम सा पसंद है तो वो बी और सी में से कोई भी बंडल चूज कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है हमारा मार्जिनल, इसकी स्लोप को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हम मैंगोज को बनाना की तरफ से कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चेंज कितना कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी एग्जांपल के थ्रू समझे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे जैसे हम बनानास इंक्रीज कर रहे हैं हमारे मैंगोज डिक्रीज हो रहे हैं, हम बनाना को इंक्रीज कर रहे हैं, मैंगोज डिक्रीज हो रहे हैं। तो मार्जिनल, मार्जिनल मींस चेंज, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या है, पहले में कोई रेट नहीं है, दूसरे में हमारा बनानास कितना चेंज हुए 1, बट मैंगोज कितना डिक्रीज हुए 3। तो हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर हमें एक बनाना ऐड करना है हमारे बंडल में तो हमें 3 मैंगोज सेक्रीफाइस करने होंगे, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा 3, सब्स्टिट्यूट कितने करने होंगे मैंगोज 3। नेक्स्ट में क्या है हमारा 2, 1 के बदले 2, दैट इज देन 1:1। तो ये क्या है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता रहता है, इसी की वजह से हमारी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या क्यों होती है, क्योंकि हमारा MRS डिक्लाइन करता रहता है। MRS क्यों डिक्लाइन करता है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज की क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है तो हमारी मार्जिनलिटी कम होती रहती है, इसकी वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। शेप क्या है जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मींस टी एंड कॉफी, कि हम किसी को एक को लेकर काम चल सकता है, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केसेस में हमारा स्ट्रेट लाइन होगा इंडिफरेंस कर्व। अगर हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स मींस पेट्रोल प्लस कार, कि अगर एक चाहिए तो दूसरा उसके साथ आना चाहिए, उनके केस में हमारा एल शेप होगा इंडिफरेंस कर्व। देन इंडिफरेंस मैप क्या होता है, मैप मींस सेवरल इंडिफरेंस कर्व, सेवरल इंडिफरेंस, बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व को जब हम प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ में, दैट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर हमारी हाई इसको हम ए लेते, इसको बी एंड सी, जो हमारी यूटिलिटी मिलेगी हमें वो ए की कम होगी, सी की हायर होगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी लेवल। तो इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स कौन कौन से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ये कि इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स कौन कौन से हैं। पहले तो ये कन्वेक्स टू रीजन होती है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि स्लोप डाउनवर्ड शेप की होती है, कि जैसे जैसे हम एक गुड को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा सेक्रीफाइस लेवल कम होता रहता है, तो हम ट्रेड ऑफ करते हैं, अगर हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को हमें डिक्रीज करना ही होगा सेम यूटिलिटी लेवल पर रहने के लिए, दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी लेवल। अगर हमें पूछे ए और बी में से किसका यूटिलिटी लेवल हायर होगा तो बी का हायर होगा, क्योंकि ये हायर लेवल पर है। क्यों हाई होगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास ए है और बी है, ए में हमारा x y1 एंड x1 आ रहा है, बट अगर हम सेम को ले तो हमारा इसमें x2 ज्यादा है, y1 है हमारे पास प्लस x2 है, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इसकी वजह से हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर हमारा
y को कम नहीं किया हमने, बट हमें एक्स्ट्रा x2 मिल गया, दैट इज हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। इंडिफरेंस कर्व जो है हमारी वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट मींस एक इंडिफरेंस कर्व ए है तो ऐसी इंडिफरेंस कर्व कभी नहीं होगी जो उसको काट कर जाए। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें मालूम है कि हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। अब इधर से देखें तो हमारी हायर इंडिफरेंस कर्व दैट इज आईसी, इस पर ए एक पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। देन हमारी लोअर कर्व कौन सी है? IC2, इस पर ए एक पॉइंट है एंड सी एक पॉइंट। तो ए एंड सी का हमारा सेम यूटिलिटी होगी, सेम यूटिलिटी। क्यों होगी? क्योंकि वो IC2 पर है। ए एंड बी का हमारा सेम यूटिलिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो IC1 पर है। बट बी एंड सी की सेम यूटिलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पर है। इसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए? बी इज इक्वल टू सी, विच इज नेवर। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास गलत रिजल्ट आएंगे, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। देन आ गया हमारे पास, तो हम चूज कैसे करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व में से कौन सा बंडल लें, कौन सा बंडल चूज करना चाहिए हमें? ये हमारा डिपेंड करता है बजट लाइन पर। बजट लाइन क्या है हमारी? बजट लाइन हमारी इनकम को शो करती है, जिसमें हमारा प्राइसेस ऑफ X1 प्लस प्राइसेस ऑफ X2, और हम कह सकते हैं M, money income is called price of X plus price of Y का इक्वल होगा। तो मनी इनकम हमारी, ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट। बजट क्या है हमारा? गिवन द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, हम कितना खरीद सकते हैं, दैट इज हमारी इनकम है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर स्टक होगा हमारा इकोनॉमी में? इक्विलिब्रियम हमारा स्टक होगा जब हमारी आईसी कर्व, ऑप्टिमल कंज्यूमर की लाइन कहां पर आएगी? जब हमारी आईसी कर्व टचेस दी बजट लाइन। ये हम बंडल चूज करेंगे। किसी की बजट मनी इनकम ऐसे हो सकती है तो वो कौन सा बंडल चूज करेगा? वो ये बंडल चूज करेगा। किसकी इनकम ऐसे हो सकती है तो वो ये वाला बंडल चूज करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व में हम कौन सा बंडल चूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी बजट लाइन पर। जहां पर हमारी बजट लाइन एंड आईसी कर्व दैट इज इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होंगी, वो होगा हमारा, क्या होगा हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम मैक्सिमम होगा वहां पर। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.